नमस्कार। सरकार ने आज घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी मुलाजिमों को डियरनेस अलाउंस की नई किश्त नहीं दी जाएगी और अगले साल तक नहीं दी जाएगी। पेंशनर्स को भी नहीं दी जाएगी। अब कई लोगों का मानना था कि सरकार सही कर रही है क्योंकि इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसी हालात हमारे तरफ हैं, कोरोना वायरस हर जगह फैला है, सरकार को पैसे बचाने चाहिए और इसलिए जो सरकार ने किया है ठीक किया है। पर और लोगों का कहना है कि शायद ये सही नीति नहीं है। अगर आप देखेंगे कि लगभग हर एक जो बड़ा देश है उसमें जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज आया है वो 5 से 20% जीडीपी के 5 से 20% तक का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज उन्होंने दिया है। कल रात अमेरिका ने $300 बिलियन का एक पैकेज, एक नए पैकेज की घोषणा की है जो $300 बिलियन का पैकेज है। अब लोग अगर सरकार की नीति की निंदा कर रहे हैं तो वो इस आदमी की वजह से कर रहे हैं। ये हैं जॉन मेनार्ड केन्स। ये वही आदमी हैं, वही इकोनॉमिस्ट हैं जो दुनिया के सबसे जाने माने इकोनॉमिस्ट में से एक हैं और इन्हीं ने दुनिया के लिए एक सुझाव ढूंढा था जब दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से लड़ रही थी 1930 के दशक में, और उन्होंने ही कहा था कि सरकार को ऐसे हालात में पैसे खर्च करने चाहिए। उनको उस समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए, पैसे बचाने नहीं चाहिए, पर पैसे खर्च करने चाहिए और बिल्कुल खुले दिल से खर्च करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी तरह लोगों की नौकरी भी बच सकती है और इसी तरह इकोनॉमी बढ़ भी सकती है। और लोगों का कहना है कि नहीं भैया, सही नीति नहीं है क्योंकि उसके वजह से जो रेटिंग एजेंसी हैं वो भारत को डाउनग्रेड कर सकते हैं या महंगाई की दर में वृद्धि हो सकती है। और लोग कह सकते हैं कि भाई ये सामान्य समय में जो आप कह रहे हैं ये सही हो सकता है, पर अभी तो ग्लोबल पैंडेमिक है, कोई रेटिंग एजेंसी आपको डाउनग्रेड नहीं करेगी। और जब तेल के दाम इतने कम हो गए हैं और जब डिफ्लेशनरी सिचुएशन पूरी दुनिया में है तो फिर क्यों महंगाई दर में इजाफा होगा। इसलिए कई इकोनॉमिस्ट का कहना है कि देखिए, इस समय सरकार को पैसे खर्चने चाहिए, बचाने नहीं चाहिए और एक इकोनॉमिक पैकेज की सख्त जरूरत है। अब सरकार क्या करेगी ये तो सरकार पर ही निर्भर है, पर देखते हैं आज की घोषणा क्या थी। कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों का डीए कुछ वक्त के लिए फ्रीज कर दिया है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दिया जाने वाला डीए यानी महंगाई भत्ता रोक दिया है। इसी तरह केंद्रीय पेंशनधारियों को दिया जाने वाला डियरनेस रिलीफ भी फिलहाल नहीं मिलेगा। खबर है कि अब इन्हें डीए की अगली किस्त 1 जनवरी 2022 के बाद ही मिलेगी। खबरों के मुताबिक ऐसा करने से 2020-21 और 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में सरकार को कुल 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुए वित्तीय संकट से निपटने के लिए देश के हर राज्य अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब केरल सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का ऐलान किया है। सीएम पिनाराई विजयन ने कहा कि अगले 5 महीने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों की 6 दिन की सैलरी काटी जाएगी और ये पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में जाएगा। हालांकि प्रति माह 20,000 रुपए से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इससे छूट मिलेगी। साथ ही केरल सरकार ने अगले 1 साल तक मंत्री, विधायक, सरकारी बोर्ड के मेंबर और सदस्य की तनख्वाह में 30% की कटौती की बात कही है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्य भी जनप्रतिनिधियों की सैलरी में कटौती का ऐलान कर चुके हैं। गुरुवार शाम 5:30 बजे तक देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,700 पहुंच चुकी है। बीते एक दिन में 1229 नए मामले सामने आए हैं। 16,689 केस एक्टिव हैं। 4,325 लोग भारत में अब तक ठीक हो चुके हैं, तो वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर 686 हो गया है। बीते एक दिन में 34 नई मौतें दर्ज की गई हैं। दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,57,000 के पार चली गई है, तो वहीं मौत का आंकड़ा 1,85,300 को पार कर चुका है, जबकि दुनिया भर में अब तक 7,30,000 के करीब लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं।
गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट 19% से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 1409 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो वहीं बीते 28 दिनों में करीब 12 जिले ऐसे रहे हैं जहां से कोरोना का कोई भी फ्रेश केस सामने नहीं आया है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि बीते 14 दिनों में 23 राज्यों और यूटी के 78 जिले ऐसे रहे हैं जहां से भी कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया है। गुरुवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किए जा रहे इंतजामों पर अपनी चिंता जाहिर की और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। बैठक में सोनिया ने कहा कि जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है उस वक्त बीजेपी मुल्क में नफरत का वायरस फैला रही है। सोनिया ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के वक्त भी बीजेपी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी सोनिया गांधी ने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर इस तरह का आरोप लगा चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर कोरोना टेस्टिंग और पीपीई किट की कमी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गुरुवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग अभी भी बहुत कम संख्या में हो रही है, जो एक गंभीर मसला है। सोनिया ने केंद्र सरकार से मांग की गरीबों, मजदूरों और किसानों के खाते में 7500 रुपए ट्रांसफर किए जाने चाहिए, क्योंकि देश में लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा यही लोग प्रभावित हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार को जो सुझाव दिए थे उन्हें पूरी तरह से अमल में लाने के लिए सरकार कोई सक्रियता नहीं दिखा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के बाद देश भर में मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की कई खबरें सुनने को मिली। इसके मद्देनजर देश भर की सभी सरकारें गंभीर दिख रही थीं। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा। इसमें 3 महीने से 7 साल की सजा का प्रावधान है। इस मामले में 30 दिन में जांच पूरी होगी और 1 साल में फैसला आ जाएगा। मोदी सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए 1897 से चले आ रहे महामारी कानून में बदलाव का अध्यादेश जारी किया था। कोरोना संकट काल में तमाम डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने में जुटे हैं, लेकिन बावजूद इसके देश के अलग अलग हिस्सों में उन पर हमले हो रहे हैं। चली गई है, पंखा कुछ नहीं, और आपको यहाँ के बाथरूम का हाल दिखा दें अब, जो बहुत ही। यूपी के रायबरेली में कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे मेडिकल कर्मी इस हाल में थे। खुद डॉक्टरों ने बदहाल इंतजामों की पोल खोलते हुए एक वीडियो जारी किया। इसमें प्रशासन की ओर से मुहैया व्यवस्था की बदहाली दिखाई गई है। स्कूल के कमरे में पंखा तक नहीं चल रहा है। कॉमन बाथरूम की हालत बेहद खस्ता है। ये यूरिनल है बिना उसके, ये लैट्रिन आप देख रहे हैं, जाम है। इधर देख रहे हैं हालत कैसी है, इधर भी देख लीजिए। ये है हमारा एक्टिव क्वारंटाइन में रहने का। यूरिनल्स में पाइप तक नहीं है, बाथरूम भी चोक है। वहीं दूसरे वीडियो में खाने का हाल दिखाया गया है। पॉलिथीन में सब्जी और पूरी एक साथ ही रखे हैं और करीबन खराब हो गए हैं। खाना आया है, खोलो, खोल के देखो कैसे क्या आया है। ऐसे जो है पैक होके आया है। ये देखिए, एक में ही सब कुछ, पूड़ी भी, नीचे सब्जी पड़ी हुई है। वो वाला भी खोलो, वो वाला भी खोलो। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की नींद टूटी है और सभी मेडिकल कर्मियों को गेस्ट हाउस में ठहराने का बंदोबस्त किया गया है। बता दें कि मेडिकल टीम में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल थे, जो घर से दूर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये खाना है एक्टिव क्वारंटाइन का, डॉक्टर्स के लिए एवं पूरे स्टाफ के लिए जो कोरोना के जो है मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनके लिए ये खाना दिया जा रहा है रायबरेली के L1 कोरोना सेंटर में। कोरोना वायरस की रोकथाम में सबसे बड़ा हथियार है टेस्टिंग, ताकि समय रहते व्यक्ति को क्वारंटीन किया जा सके और संक्रमण फैलने से रोका जा सके। लेकिन जब बीमारी के लक्षण ही ना दिखें तो टेस्टिंग में देर होना लाजमी है और ऐसे में संक्रमण के फैलाव का खतरा बढ़ जाता है। भारत में भी एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मरीज अब सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। तो आइए जानें भारत में एसिम्प्टोमेटिक मरीज कहां-कहां मिले, इनसे कितना बड़ा खतरा है और कैसे बचा जा सकता है। चुपके हमला बोल रहा है कोरोना। ICMR के मुताबिक भारत में 69% एसिम्प्टोमेटिक मरीज मिले।
मतलब इन मरीजों में जांच से पहले कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले थे। यूपी में 70% मरीजों में संक्रमण के लक्षण नहीं दिखे। उत्तराखंड में 81% कोरोना मरीज एसिम्प्टोमेटिक निकले। बिहार में 80% तो झारखंड में 45% मरीजों में लक्षण नहीं दिखे। दिल्ली, राजस्थान, असम, केरल समेत दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही मामले सामने आए। एसिम्प्टोमेटिक मरीज कितना खतरा। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के मामलों से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत। विशेषज्ञों का मानना कि 80% एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के ठीक होने की पूरी संभावना। इन्हें 14 दिनों की जगह 21 या उससे ज्यादा दिनों तक होम क्वारंटीन करना चाहिए। ऐसे मरीज मास्क का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। संक्रमण का ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करके इस खतरे को कम किया जा सकता है। बच्चों पर खास ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि उनमें शुरुआती लक्षण ना दिखने के कई मामले। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की रोकथाम में कारगर हथियार। गृह मंत्रालय के स्निफर डॉग विभाग से जुड़े एक वेटरनरी डॉक्टर के मुताबिक कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग के लिए मेडिकल डिटेक्शन डॉग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में कोरोना वायरस के कुल 20,000 से ज्यादा मामले होने के बाद पुलिस K9 सेल के कंसल्टिंग डायरेक्टर डॉक्टर PK चुग ने ये सलाह दी है। चुग के मुताबिक स्निफर डॉग्स बॉम्ब और ड्रग्स के अलावा भी बाकी चीजों में काम आते हैं। चुग ने बताया कि विदेशों में ये कुत्ते अलग अलग तरह के कैंसर की पहचान करने का काम करते हैं। उनका दावा है कि भारत में भी इसी तरह से इनका इस्तेमाल कोरोना वायरस के मरीजों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चोरी की कार के साथ एक शख्स को पकड़ना पुलिस के लिए ही मुसीबत बन गया है। दरअसल चोर कोरोना से संक्रमित है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में चोर को पकड़ने वाली टीम और उनके साथ रहने वाले सभी पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इनमें SOG के जवान सहित 36 जवान शामिल हैं। दूसरी तरफ 15 अप्रैल को मेडिकल टीम पर पथराव करने वाले 5 आरोपी भी संक्रमित पाए गए हैं। इनके संपर्क में आने वाले पुलिस वालों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है, जिसके बाद इन दोनों मामलों से जुड़े 73 पुलिस कर्मियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। कोरोना वायरस की चपेट में हर कोई आ रहा है, इसमें डॉक्टर और नर्स भी शामिल हैं। इंदौर के MY हॉस्पिटल में काम करने वाली 2 नर्सों की बुधवार को मौत हो गई। इनमें से एक नर्स कोरोना संदिग्ध होने के कारण कुछ दिनों से टीबी एंड चेस्ट विभाग में भर्ती थी। उसके सैंपल लिए गए हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। वहीं दूसरी नर्स की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इंदौर की हालत बेहद खराब है। यहाँ बुधवार को जांच में 26 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। बता दें कि इंदौर जिले में गुरुवार सुबह तक 945 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 53 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 73 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने भारत में कोरोना संकट से निपटने के लिए PM मोदी के नेतृत्व की खूब तारीफ की है। उन्होंने मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि हम आपके नेतृत्व को सलाम करते हैं। आपकी सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं वो सराहनीय हैं, जिसमें लॉकडाउन, हॉटस्पॉट इलाकों की पहचान, क्वारंटीन जैसे कुछ अहम कदम शामिल हैं, जो समय पर लिए गए। गेट्स ने आरोग्य सेतु ऐप की भी तारीफ करते हुए कहा कि आपकी सरकार ने डिजिटल क्षमताओं का भरपूर फायदा उठाया है और संक्रमण को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु जैसा ऐप बनाया। इससे पहले WHO ने भी आरोग्य सेतु ऐप बनाने के लिए भारत की सराहना की है। इस साल 23 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा रद्द करने के फैसले को प्रशासन ने कुछ देर बाद ही पलट दिया। जम्मू कश्मीर सूचना निदेशालय ने बुधवार को जारी किया अपने उस प्रेस नोट को ही कुछ समय ही बाद वापस ले लिया, जिसमें कहा गया था कि इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। हालांकि अभी तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है और जल्द ही नई सूचना जारी की जाएगी। दरअसल बुधवार को इस मुद्दे पर एक बैठक हुई, जिसके बाद ऐसी सूचना आई कि कोरोना महामारी के मद्देनजर यात्रा रद्द कर दी गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत में 3 मई तक लॉकडाउन है। भारत के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सब कुछ सामान्य हो जाएगा और उनकी जिंदगी पटरी पर लौटेगी। लेकिन दुनिया के नामी मेडिकल जर्नल लांसेट के एडिटर इन चीफ रिचर्ड हॉटन का कहना है कि भारत को लॉकडाउन हटाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि कम से कम 10 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया जाना चाहिए। आज तक से बातचीत में रिचर्ड हॉटन ने कहा कि किसी भी देश में यह महामारी हमेशा के लिए नहीं है, यह अपने आप ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर भारत में लॉकडाउन सफल होता है तो आप देखेंगे कि 10 हफ्ते में यह महामारी निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगी। रिचर्ड हॉटन ने कहा कि लोग अपने हाइजीन को लेकर बेहद सतर्क रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, साथ ही शारीरिक दूरी को बनाए रखें।